हैप्पी न्यू ईयर मैम। Same to you, beta. Happy New Year to everyone. Happy New Year, ma'am. I hope this year is very good for you all. ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, Yes, अच्छे ma'am. मार्क्स आए, सब लोग हेल्दी रहें। Yes, ma'am. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज Yes, ma'am. मोतारी बिचे प्लानिंग का करी थी मैं। हाँ, अब भी कर आ रही हूँ। यहाँ फोन बेटा म्यूट कर लो, क्योंकि ना बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, आप लोग म्यूट रखो, जब कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके बोला करो, ठीक है। चलिए, Yes, ma'am. तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने गोल डिटर्मिनेशन खत्म किया था। हो गया था ना गोल डिटर्मिनेशन। प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टार्ट किया था हमने। मैम टाइप्स तक किया हुआ था बस। कहाँ तक हुआ था? टाइप्स। टाइप्स टाइप्स ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स तक हुआ था। हाँ मैम, उसके फिर क्लास ही नहीं लगी थी। ठीक है ठीक है, तो आज हम गोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल। अब सबसे पहले तो गोल होता क्या है? गोल इज एनी काइंड ऑफ एम या एम्बिशन जिसे कह सकते हैं, जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। आप सब समझते होंगे कि गोल क्या होता है। यू मे हैव यूज्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स, राइट। सबको पता है गोल क्या होता है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो गोल के बारे में हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, द रीजन वाई वी आर डिस्कसिंग गोल डिटर्मिनेशन इज क्योंकि हर बिजनेस में, हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो गोल हो, जो एम हो, वो सही होना चाहिए। वो अपने बिजनेस के थ्रू या अपने बिजनेस में क्या चीज़ें अचीव करना चाहता है, अगर उसे वो चीज़ पता नहीं होगी तो वो उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं मान लो कॉलेज में हूँ, ठीक है, कॉलेज से मुझे अपने घर जाना है। अगर मुझे ये चीज़ पता होती है कि मुझे कॉलेज से निकलना है और घर जाना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना रास्ता डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस रास्ते से होकर जाना होगा, राइट। तो मेरा गोल क्या था? घर पहुँचना। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए मैंने सही रास्ता तभी चुन पाई जब मुझे पता था कि मुझे पहुंचना कहाँ है, राइट। बिजनेस में भी अगर उन्हें ये चीज पता ना हो कि उन्हें पहुंचना कहाँ है, तो दे विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि उनका एक्चुअल में गोल है क्या, ऑलराइट, और क्या तरीके से उसको अचीव करना है। जैसे आपको अगर यहाँ से निकल के बोला जाए कि आप कॉलेज से जाओ, ठीक है, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड कि आपको जाना कहाँ है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड कि रास्ता कौन सा लेना है। अग्री? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो हमें गोल पता होना जरूरी है ताकि हम उस तक पहुंचने के लिए सही रास्ता भी चुनते, ठीक है। अब गोल अगर मुझे डिटरमिन करना है, मेरा मोटिव या मेरी अचीवमेंट या मेरा एम क्या होना चाहिए, उसे अगर मुझे डिसाइड करना है तो गोल किस तरह का होना चाहिए। पहली बात तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गोल किसे कहेंगे या एक अच्छा गोल किसे कहेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड गोल, तो उसमें ये सारी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि हाँ मैंने अपने लिए बहुत अच्छा गोल सेट किया, ठीक है। फर्स्ट इज स्पेसिफिक। द गोल शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत वेग हो, हम समझ ही ना पाए कि इस पर्टिकुलर चीज से मुझे अचीव करना क्या है, ठीक है। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं कि मुझे अगले साल अपने मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं एग्जाम में, ठीक है। अब अच्छे मार्क्स क्या एक सही गोल है? ये कैसे डिसाइड होगा? अच्छे मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक ऐसा पर्सन
जिसके 40% आ रहे हैं या 30%। क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा था क्या? चलो, तो अगर एक पर्सन जो फेल हो रहा है ना, अगर उससे पूछा जाए कि अच्छे मार्क्स कितने होंगे, तो वो क्या बोलेगा कि मैं पास हो जाऊं या मुझे एटलीस्ट 40-50% मिल जाए, ठीक है। बट एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 70% मार्क्स आ रहे हैं या 80% मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए एक अच्छे परसेंटेज क्या होंगे? कम से कम 90-95, राइट। तो स्पेसिफिक गोल तब होगा जब मैं एग्जैक्ट नंबर डिसाइड करूं, ठीक है। उसी तरह बिजनेस में भी हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, ये मेरा गोल है, नहीं, दिस इज नॉट द राइट गोल। दे हैव टू डिसाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दे आर टारगेटिंग टू प्रोड्यूस इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज और मंथ्स और ईयर, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया इस महीने कम से कम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये एक अच्छा स्पेसिफिक गोल, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, चलिए सेकेंड गोल पे, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। सेकेंड है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब एक ऐसी चीज जो जिसे मेजर किया जा सके, जिसे नापा जा सके, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ, तो अच्छे मार्क्स क्या होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे 50% मिले थे, इस बार 51 मिले, तो पिछले के कंपैरिजन में तो ये अच्छे मार्क्स है, पर क्या रियल में 50% मार्क्स अच्छे मार्क्स है? नहीं, ठीक है। तो मेजरेबल होना चाहिए गोल। इट शुड बी इन एग्जैक्ट मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, नहीं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। बहुत सारा प्रोडक्शन कितना होता है, राइट। तो मुझे बोलना है कि भाई 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है या 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। 5,000 यूनिट को हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ, मैंने डिसाइड किया था कि 5,000 प्रोड्यूस करनी है और एक्चुअल में मैं कितनी प्रोड्यूस कर पाई हूँ, हम मेजर कर लेंगे डिफरेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट, अचीवेबल। हर गोल ऐसा होना चाहिए कि हम ज्यादा रखें, अपने आप को पुश करने की कोशिश करें, बट इट शुड ऑल्सो बी अचीवेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कभी उसको अचीव ही नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं ये गोल रखूं कि मुझे इस बार एग्जाम में 120% मिलेंगे, क्या ये पॉसिबल है? 100 में से 120 मिल सकते हैं क्या? No, ma'am. तो फिर ये गोल अचीवेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो अचीवेबल होना चाहिए गोल। हमें ऐसा गोल सेट करना है जो जिसे हम एक्चुअल में रीच करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेलेवेंट। इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब ऐसी चीज जो कोई मीनिंग रखे मेरे लिए, ठीक है। मैं मान लो कि एक बिजनेस में हूँ, ठीक है, और मैं किसी और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल रख लूँ कि मुझे अगले साल शादी करनी है, तो क्या वो गोल मेरे बिजनेस के लिए रेलेवेंट हुआ? कहीं से भी नहीं हुआ, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो हमें Yes, ma'am. ऐसा गोल रखना है जो बिजनेस से ही रिलेटेड हो, जो मेरे से ही रिलेटेड हो, ठीक है, जो बिजनेस को अफेक्ट करे, रेलेवेंट हो, ठीक है। देन लास्ट इज टाइम। टाइम मतलब जैसे हमने अभी तक जितनी भी बातें करी, जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गोल्स के, हर एग्जाम्पल में हमने एक टाइम लिमिट ली है कि इस महीने मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है या इस साल मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। तो मैंने हमेशा एक टाइम लिमिट उसके साथ सेट करी है, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है,
अगर आपने अपने गोल के साथ एक परफेक्ट टाइम सेट नहीं किया है तो वो गोल अच्छा गोल नहीं माना जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से कॉलेज से घर पहुँचना है, ठीक है, घर पहुँचना है, पर कब तक? 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, या मैं सिर्फ बोलूँ कि मुझे घर पहुँचना है। अब चाहे मैं 1 साल बाद भी घर पहुँचूँ तो क्या वो गोल सही था? नहीं। या मैं बोलूँ कि मुझे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब कब तक प्रोड्यूस करनी है वो 10,000 यूनिट? ये भी हो सकता है कि हम रोज 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो 10 साल में 3 साल में 10 यूनिट बन पाएंगी, है ना? तो मुझे ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो गोल मैं सेट करूं उसके साथ एक सूटेबल टाइम लिमिट भी सेट होनी चाहिए, ठीक है? तभी इन 5 क्वालिटीज के होने के बाद ही एक गोल को हम सही तरह का या अच्छा गोल कहेंगे। इट विल बी अ गुड गोल ओनली इफ इट हैज ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन इट। ओके, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट हम आते हैं कि गोल सेटिंग, गोल डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि बिजनेस में गोल डिटर्मिन करना कितना इम्पोर्टेंट है या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। गोल डिटर्मिनेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। और सो गोल डिटर्मिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्टेबिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी मतलब कि एक मार्केट कितना स्टेबल है, मतलब कितना स्थिर है, ओके। एक मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता, ओके। आप लोगों ने बिजनेस साइकिल पढ़ी होंगी जिसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। एक टाइम रिसेशन होता है, एक टाइम बूम पीरियड होता है, पढ़ा है ये चीज? Yes, ma'am. तो उसके वजह से उस साइकिल की वजह से कभी भी मार्केट एक कंडीशन में नहीं रहता, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। कभी लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, कभी फैशन चेंज हो जाता है, कभी सीजन चेंज हो जाता है, कभी मार्केट में प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता। और क्योंकि एक मार्केट स्टेबल नहीं है तो बिजनेस को अपना गोल सेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी इन द लास्ट ईयर, मे बी इन February, सभी ने, ऑल द बिजनेसेस वर प्लानिंग के फॉर bringing about new stocks or new type of maybe fashionable outfits, जैसे नए नए तरह के फैशनेबल कपड़े या चीज़ें जो वो सेल कर सके फ्रॉम देयर कंपनी इन द मार्केट, मे बी ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है, या दिवाली से पहले इन समर हॉलीडेज। या हम बात करें ट्रैवलिंग की अगर, तो जितने भी हॉलीडे डेस्टिनेशंस होते हैं, दे प्लान इन एडवांस कि छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग घूमने जाते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग करी होगी, तैयारी करी होगी, उन्होंने गोल सेट किया होगा कि कम से कम 10,000 गेस्ट हमारे पास आएंगे इन दीज हॉलीडेज। पर ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मार्च में पैंडेमिक आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं जा पाया, कोई भी हॉलीडे मनाने नहीं जा पाया। तो उन बिजनेसेस की गोल्स तो अचीव ही नहीं हो पाए, राइट? अंडरस्टैंड? समझ आया बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता, इस वजह से गोल सेट करने में डिफिकल्टी होती है। तो मार्केट को स्टडी करके हमें गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके। अभी हम सॉल्यूशंस भी अलग से पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देन सेकेंड इज अवेयरनेस अबाउट कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन
हर एक मार्केट में देर इज लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन. ओके, कॉम्पिटिशन मीन्स एवरी इंडस्ट्री हैज मेनी कंपनीज और मेनी फर्म्स विद इन इट. एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज या ब्रांड्स होते हैं और वो एक दूसरे से compete करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और सारे कस्टमर्स दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट छोड़ के हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें. ठीक है, तो ये होता है कंपटीशन. अब इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, मान लो नई नई कंपनी, जैसे जैसे कोई इंडस्ट्री सक्सेसफुल होती है उसमें और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं या और ज़्यादा कंपनीज उसमें स्टेप इन करने लगती हैं, नए नए फर्म्स सेटअप होने लगते हैं. जैसे मोबाइल फोन्स जब सक्सेसफुल हुए या स्मार्टफोन्स जब सक्सेसफुल हुए तो बहुत सारी कंपनीज नई नई पॉपअप होने लगी जो मोबाइल फोन्स बनाती थी. ठीक है, सो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया और कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंपनीज को हमेशा अपने गोल्स को एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे पहले उन्होंने प्लान किया था कि आई एम दी ओनली कंपनी हु सेलिंग स्मार्टफोन्स. ओके, तो उन्होंने उस हिसाब से प्रोडक्शन टारगेट सेट किया होगा, बट उतनी सेल्स नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि 3 नई कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आई और उनके फीचर्स भी बेटर थे और प्राइस भी कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे टारगेट्स तो अचीव ही नहीं हो पाए. मैंने सही टारगेट डिसाइड किए थे बट ड्यू टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, ड्यू टू चेंजिंग कंपटीशन, क्या हुआ, मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए. ओके, देन नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस. अब रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जब भी प्रोडक्शन करते हैं देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, कभी हो सकता है कि प्रोडक्शन में मशीन खराब हो जाए, कभी हो सकता है कि जहाँ पर हमने स्टॉक स्टोर किया है वहाँ पे आग लग जाए. ओके, ड्यूरिंग ट्रांजिट देयर मे बी थेफ्ट इन ट्रांजिट, या हो सकता है कि बहुत सारे यूनिट डिस्ट्रॉय हो जाएं. ठीक है, ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करते हैं. ओके, सो all these kinds of risks are involved in the production as well. Okay, and due to these I will not be able to achieve my targets. ठीक है, सही टारगेट डिटरमिन करना डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे मान लो I have 4 machines in working condition and I set my target that if all these 4 machines are working for 6 hours in the day, तो 6 घंटों में वो 4 मशीनें मिलकर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे एक महीने में. ठीक है, बट आफ्टर 1 वीक 2 मशीनें खराब हो जाती हैं. तो वो जो 2 मशीनें खराब हुई वो प्रॉब्लम क्या करेगी, मेरे गोल्स को अफेक्ट करेगी और मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाऊंगी. जो मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की टारगेट रखा था वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी बिकॉज माई मशीन्स ब्रोक डाउन. ठीक है, अब मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं आधे ही कैपेसिटी पे काम कर रही हूँ. पहले मैं 4 मशीन पे काम कर रही थी, अब सिर्फ 2 ही मशीन रह गई प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, तो नॉलेज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस also creates a problem in goal determination. Then next, knowledge about government regulations. So government regulations का भी we cannot be sure that when and how much will the regulations or rules change. Okay, with the changing government all the rules and regulations are also changed. Like some few years back when demonetization was introduced, nobody had ever expected that something like this could also have happened. Okay,
or when GST was introduced. So these are some of the government regulations that all of a sudden struck the market and nobody was able to cope up with it. ठीक है, तो जिन्होंने goals रखे थे अपने या जिन्होंने अपने टारगेट्स डिसाइड किए थे, उनके टारगेट पे वो अचीव नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ने उनके वर्किंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया. ठीक है. देन नेक्स्ट इज स्टडी अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. सो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑलवेज चेंजिंग एज वी डिस्कस्ड दैट. कभी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कोई चीज़ अगर फैशन में आ गई या कोई चीज़ यूज़ में आ गई, ट्रेंड में आ गई, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स पहले भी प्रोड्यूस होते थे, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दे केम इन अ लॉट ऑफ डिमांड और बहुत ही महंगे भी बिकने लगे. राइट. तो स्टडी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हमें टारगेट सही सेट करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड एक्चुअल में अभी क्या है, पास्ट में कैसी रह चुकी है, कभी ऐसे सिचुएशन आया है क्या जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, या फिर आगे क्या हो सकता है. आई हैव टू प्रिडिक्ट. ओके. देन अबाउट स्टडी अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड प्रॉफिट. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कीप्स ऑन वेरिंग. ठीक है. कई बार अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करने पे ध्यान ना दूं तो मेरे क्या होगा, मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. राइट. मुझे अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. राइट. प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? Yes, ma'am. तो कॉस्ट अगर मेरी लो रहती है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है और इसीलिए हर कंपनी अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करती रहती है. ठीक है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गोल डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट हमें पढ़ना है ways to overcome the problems. Okay. So overcoming these problems, अब ये हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी. राइट. इनको कैसे ओवरकम करें वो भी हमें देखना पड़ेगा. ways to overcome the problems, a well planned program. First of all, if we need to be successful, if we want to achieve our goals, we have to प्लान इन एडवांस. ठीक है. पहले से हर चीज़ की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर वट एवर मे कम इन द फ्यूचर. फर्स्टली मनी शुड बी बोरोड एट लो इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. अगर मैंने हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी या कैपिटल वो बोरो करते हैं. ठीक है. अब चाहे वो किसी भी सोर्स से बोरो करें, बट ये बोरोइंग बहुत ही मिनिमम रेट्स पर होनी चाहिए. अगर रेट्स ज़्यादा हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, तो मेरी एक्सेस कॉस्ट में वो ऐड अप हो जाएगा. ठीक है. एंड अभी अभी हमने देखा कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो प्लानिंग में फर्स्टली ये आना चाहिए कि जो भी मनी या कैपिटल मैं बोरो कर रही हूँ उसका इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहना चाहिए. Then ensure regular supply of raw material at low rates. So ensuring हमें suppliers से अच्छे relations बना के रखना चाहिए so that हमारी raw material की supply कभी रुके ना और मुझे minimum rates में वो supply मिलती रहे. Then trained and experienced staff. So every staff, all the staff should be given regular trainings. ठीक है. उनकी टाइम टू टाइम हमें ट्रेनिंग्स करवानी चाहिए so that मैं उनकी स्किल्स को भी बेटर करती जाऊँ और उनकी स्किल्स अच्छी होंगी तो मेरे वो लोग हमारे यहाँ काम भी अच्छे से करेंगे. ठीक है. सो ट्रेन एंड एक्सपीरियंस स्टाफ ही हायर करना चाहिए. द नेसेसरी ट्रेनिंग टू अनस्किल्ड वर्कर्स. जिनको भी कोई प्रॉब्लम है या उनको काम नहीं बन रहा है, दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग.
Units should be established in areas where proper industrial infrastructure is available. फिर जब हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मान लो किसी चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, किसी चीज़ का प्लांट लगा रहे हैं, तो ऐसी जगह सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, रोड्स वगैरह बनी हो, रोड रेल, हाँ एग्जैक्टली, तो कम्युनिकेशन लाइन्स एस्टैब्लिश्ड हो, ठीक है, वाटर फैसिलिटी हो और इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंटीरियर में भी हम यूनिट सेटअप नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज इट विल कॉज मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा इंटीरियर किसी गांव में हमने अपना फैक्ट्री लगा ली, तो फैक्ट्री तो हम वहाँ से लगा लेंगे, बट उस जगह से सामान को जब सिटी में शिफ्ट करना होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी, मान लो वहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन बिल्डअप करने की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट को बढ़ा देंगी, ठीक है। So it should be set up in area where proper industrial infrastructure is available. Then latest production techniques, जो भी currently best production technique available है, जो available भी है और मेरे लिए affordable भी है, ठीक है, ऐसी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए। हर रोज टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ठीक है, हर एक दिन एक बेटर मशीन डेवलप हो जाती है। So no company can keep up with all that technological innovation. So I should be prepared to select the best technology that is best for me and is feasible for me. Feasible मतलब कि हम यहाँ पे financial feasibility की बात कर रहे हैं कि मेरे पास जितना बजट अवेलेबल है उसमें मैं बेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से इम्पोर्ट कर सकती हूँ या ले सकती हूँ। Then high quality machines and tools should be used to maintain the quality of production. Okay, तो machines और tools जो भी हो वो best quality के मुझे use करने चाहिए, तभी मेरे product भी best quality का होगा। Okay, so these are some of the plannings that should be incorporated while designing the organization. फिर प्रोडक्ट प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को प्लान, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम अपने बिजनेस को प्लान कर रहे थे, यहाँ हम प्रोडक्ट को प्लान कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल नो हाउ। किसी प्रोडक्ट को अगर मैंने सेलेक्ट किया है प्रोड्यूस करने के लिए, तो जिस टाइम से उसका कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आता है तब से प्रोडक्ट की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कैसे करना है, व्हाट विल बी दी टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, वो सब चीज़ों की नॉलेज मुझे होनी चाहिए। प्लस अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में जो भी टेक्निकल चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज मुझे होनी बहुत ज़रूरी है। अगर एंटरप्रेन्योर को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरह से गाइड नहीं कर पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज मैनेजरियल क्वालिफिकेशन। सो विथ टेक्निकल नॉलेज, मैनेजरियल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे बहुत नॉलेज है, बट अगर मुझ में मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, अगर मैं लोगों को एक साथ काम नहीं करवा पा रही हूँ या मैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करवा पा रही हूँ, तो इट इज़ ऑफ नो यूज। ओके, सो आई नीड मैनेजरियल क्वालिफिकेशंस एज वेल। Then availability of infrastructure. Availability of infrastructure is also important. क्यों? क्योंकि infrastructure is the backbone of business. अगर infrastructure सही नहीं है तो business करना बहुत difficult हो जाएगा, ठीक है? So these were some of the solutions to problems of goal determination. ठीक है, इन सबको आप लोग एक बार और रीड कर लेना और जो भी हमने डिस्कस किया है पॉइंट्स को ब्रीफली अपनी नोटबुक में आप लोग डिस्क्राइब करके लिख लेना, ठीक है? अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? मैम आप ये किस बुक से पढ़ाती हो? बुक मैंने आप लोगों के ग्रुप पे भेज दिया था ना, साहित्य भवन पब्लिकेशंस है,
और द राइटर इज यूसी गुप्ता। फर्स्ट ईयर की अलग ही बुक आती है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसी से हम पढ़ते हैं। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है फिर, सिंस नोबडी हैज अ डाउट तो हम विल फिनिश द क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक हम प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ध्यान रखना, बिकॉज क्या है, इतनी सारी क्लासेस में मुझे एक ही चीजें होती है कि मैं भूल जाती हूँ। ऑलराइट, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में हम क्या प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, हमको सेकेंड यूनिट करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाहर एक कुर्सी ले आ लेना, निकल लीजिए।